क्या आप यकीन करोगे, एक फल बेचने वाले का लड़का जिसके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े थे ना ही पैरों में चप्पल, वो 7 भाई बहन थे और उनकी मंथली इनकम 100 रुपए हुआ करती थी। और उस बंदे ने आज 300 करोड़ की कंपनी बना दी, वो भी बिना किसी एड्स के, बिना किसी मार्केटिंग बजट के। इस बंदे ने अकेले 30,000 करोड़ की आइसक्रीम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। बट हाउ, ये कैसे पॉसिबल है कि एक अकेला बंदा जिसके पास ना तो सपोर्ट था और ना ही कोई रिसोर्सेज, कभी कभी तो उसके फैमिली को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, और उस बंदे ने आज 300 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी शुरू हुई 1980s में, जब आज की तरह आइसक्रीम खाना नॉर्मल नहीं हुआ करता था। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना लग्जरी में आता था। ये एक ड्रीम होता था लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। उस टाइम 80s में अगर किसी को ठंडा खाने का मन है तो या तो वो कोला खाएगा या फिर कुल्फी। बट द प्रॉब्लम इज हाइजीन। गोला का पानी कहाँ से आ रहा था किसी को पता नहीं होता था, कोई आइडिया ही नहीं होता था उन्हें। उसमें टॉयलेट का पानी यूज किया जा रहा था या फिर नॉर्मल पानी, नोबडी नोज, एंड टू बी फ्रैंक नोबडी केयर्स। एंड अगर मैं कुल्फी की बात करूं तो कुल्फी की क्रीम की कंसिस्टेंसी लोगों को शक में डालती थी कि उसमें सच में दूध है भी या नहीं। मतलब उस टाइम लोग ठंडा तो खा रहे थे लेकिन अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, जो कि वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं होता था। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, आज भी आइसक्रीम ब्रांड्स आइसक्रीम में दूध नहीं वेजिटेबल फैट का यूज करती है, और फ्लेवर के नाम पे आर्टिफिशियल कलर होता है विद केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। और जब आज ये हाल है तो उस टाइम लोग आइसक्रीम के नाम पे क्या खा रहे थे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ एक गांव का लड़का इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम था रघुनंदन कामत, जिन्होंने आगे चलकर आइसक्रीम ब्रांड नेचुरल्स बनाई। इनकी कहानी सुनने के बाद आप इंस्पायर तो हो गए ही होगे, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि लाइफ में आपके साथ जो भी होता है उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो रघुनंदन कामत, जिनका जन्म कर्नाटक में मुल्की में हुआ, रघुनंदन जी बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। इनके फादर फ्रूट बेचा करते थे और वहीं से इन्होंने सीखा अच्छे फ्रूट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और जब भी इनकी माँ सीजनल फ्रूट से घर में कुछ भी बनाती थी तो ये ऑब्जर्व करते थे कि उनकी माँ फ्रूट्स का पल्प बहुत अच्छे से निकालती है। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से फ्रूट सेलेक्ट करना और उनका पल्प निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया। कुछ टाइम के बाद जब ये मुंबई आए तो उन्होंने अपने भाई के रेस्टोरेंट में काम किया, जिसका नाम था गोकुल रिफ्रेशमेंट्स, जो जुहू में हुआ करता था। अब यहाँ से इन्होंने सीखा कि फूड बिजनेस को चलाते कैसे हैं, कस्टमर्स को हैंडल कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कैसे देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं और कस्टमर्स की नीड को कैसे समझते हैं। ये सब सीखते सीखते उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जो भी कस्टमर्स कुछ तीखा खाते हैं उसके बाद उन्हें मीठा चाहिए ही होता है, या तो वो ठंडा हो या फिर कुछ मिठाई। लेकिन गर्मियों में लोग ठंडा ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाज आइसक्रीम। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम सिर्फ 2 ही फ्लेवर्स के आइसक्रीम मिला करते थे, स्ट्रॉबेरी और वेनिला, एंड वो भी विद प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल कलर्स वाले। एंड ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद उनके माइंड में एक चीज आई, क्या वो नेचुरल फ्रूट से नहीं बन सकता? और जब इनके भाई का रेस्टोरेंट बंद हो गया तो इन्होंने अपना फूड पॉइंट ओपन किया और अपनी इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया। 1980s में शुरू हुई ये कंपनी 4 एम्प्लॉयज के साथ सिर्फ 200 स्क्वायर फीट में, जो एक आइसक्रीम शॉप थी जुहू में। और उनका फंडा सिंपल था, नेचुरल फ्रूट से आइसक्रीम बनाएंगे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, कोई कलर वाली चीज नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजें, मिल्क, फ्रूट्स एंड शुगर, दैट्स इट। अब क्योंकि इन्होंने अपने पिता से सीखा था कि अच्छे फ्रूट्स कैसे सेलेक्ट करें और इन्होंने अपनी माँ से सीखा था कि फ्रूट्स का पल्प अच्छे से निकालते कैसे हैं, ये एक्सपर्टीज इन्हें यहाँ काम आई। और फूड बिजनेस को चलाना तो इन्होंने अपने भाई से सीख ही लिया था। बट यू विल शॉक टू नो कि इन्होंने आइसक्रीम नहीं बेचा, इन्होंने बेची पाव भाजी। अब आप मुझसे पूछोगे कि जब आइसक्रीम ही बेचना है, फ्रूट भी सेलेक्ट करने आता है, फूड बिजनेस को रन भी करने आता है, पल्प भी निकालने आता है, तो फिर पाव भाजी क्यों बेची, आइसक्रीम क्यों नहीं बेची? तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो बहुत ही स्मार्ट थे। हमारे बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता है ना कि अगर किसी कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना हो तो सबसे पहले उन्हें अलग प्रोडक्ट मत बेचो, उन्हें ऐसा प्रोडक्ट बेचो जिसकी उन्हें आदत हो, जिससे कस्टमर्स पहले आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दे। और एक बार आपने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत लिया, फिर आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो आपके कस्टमर्स ट्राई जरूर करेंगे। हल्दीराम ने भी तो यही किया था। आपको पता है, जब हल्दीराम नागपुर में आया था तो उन्होंने भुजिया नहीं बेची, जबकि उन्हें भुजिया ही बेचना था। उन्होंने
उन्होंने बेचा स्वीट्स, क्योंकि नागपुर के लोग स्वीट से बहुत ही फेमिलियर थे। और जब लोगों को हल्दीराम पे ट्रस्ट हो गया तब उन्होंने स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए। अब क्योंकि कस्टमर्स नया ब्रांड ट्राई नहीं कर रहे थे, वो ट्रस्टेड ब्रांड का न्यू प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्राइंग अ न्यू प्रोडक्ट और ट्राइंग अ न्यू ब्रांड। और इसी रीजन की वजह से कामत जी ने भी आइसक्रीम नहीं बेची, पाव भाजी बेची, क्योंकि मुंबई के लोग पाव भाजी से बहुत ही फेमिलियर थे। जब उनके फूड पॉइंट पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना आइसक्रीम सीताफल, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था, कलर नहीं था, केमिकल नहीं था। उसमें था प्योर मिल्क, फ्रूट एंड चीनी। और आपको पता है उस आइसक्रीम को भी उन्होंने नॉर्मली नहीं बेचा, उन्होंने सीताफल आइसक्रीम को एज अ कोल्ड स्वीट बेचा, वो भी तीखा खाने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के रेस्टोरेंट में ऑब्जर्व किया था कि तीखा खाने के बाद लोग ठंडा जरूर खाते हैं, मतलब मीठा जरूर खाते हैं। और ये आइडिया इतना कमाल का था कि उन्होंने एक वीक में 1000 से ज्यादा आइसक्रीम बेच दी। और आप बिलीव नहीं करोगे, साल खत्म होते होते उन्होंने पाव भाजी का स्टॉल बंद कर दिया और आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने और नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए और आप मानोगे नहीं, उसी साल इन्होंने 5 लाख की आइसक्रीम सेल कर दी, वो भी 1980s में। नेचुरल्स आइसक्रीम इतना फेमस हो गया कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज भी अब उनके शॉप पे आइसक्रीम खाने आने लगे। यहाँ तक कि वीव रिचर्ड्स ने भी उनका फ्री में एंडोर्समेंट कर दिया, वो भी टीवी पे। लेकिन अगर बिजनेस इतना ही आसान होता तो सब न कर लेते। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक 1991 में इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हो गया, और जहाँ पहले लोकल ब्रांड्स को सिर्फ लोकली ही कंपटीशन फेस करना पड़ता था, वहाँ अब लोकल ब्रांड्स को इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी कंपटीशन करना होगा। एंड लिबरलाइजेशन के बाद द फर्स्ट आइसक्रीम ब्रांड दैट केम इनटू इंडिया इज बास्किन रॉबिन्स इन 1993। अब बास्किन रॉबिन्स के पास बेस्ट पैकेजिंग थी, बजट की कोई दिक्कत नहीं थी, दुनिया भर का पैसा था उनके पास, एंड वे जिससे चाहे उससे एडवर्टीजमेंट करवा सकते थे। पता है वो टाइम ऐसा था कि लोग अगर अमेरिका चले जाते थे तो उस चीज को इतना ग्लोरीफाई करते थे कि पूछो ही मत। तो जस्ट इमेजिन एक अमेरिकन ब्रांड इंडिया आई विद बेस्ट पैकेजिंग, जिसके एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हों, तो लोग उस आइसक्रीम को कितना ग्लोरीफाई करते होंगे। लोगों के लिए बास्किन रॉबिन्स एक लग्जरी बन गया। जहाँ पहले से ही आइसक्रीम खाना एक लग्जरी में आता हो, वहाँ एक अमेरिकन ब्रांड आगे बैठ गई। तो यू कांट इवन इमेजिन कि नेचुरल्स ने कितना कंपटीशन फेस किया होगा। बट यहीं ये कहानी खत्म नहीं होती। उसी साल HUL ने क्वालिटी से मर्ज किया और ब्रांड बनाया क्वालिटी वॉल्स, और इनका हिंदुस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ ही टाइम में हर शहर के हर गली नुक्कड़ के हर फ्रिज में अपने आइसक्रीम को पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। 1997 में अमूल ने भी इस मार्केट में एंटर किया, और अमूल के पास कस्टमर्स का ट्रस्ट था, वो भी मिल्क में। और तो और मिल्क का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी अमूल के पास था उस टाइम, और वो एक वेल नोन ब्रांड थी इंडिया में। इन सब के पास सब कुछ था, पैसा था, नेटवर्क था, लोगों का ट्रस्ट था। बट नेचुरल्स के पास एक चीज इनसे डिफरेंट थी, और वो थी नेचुरल चीजें यूज करने का ऑब्सेशन। इन सब के पास डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर डिफरेंट फ्लेवर्स सब थे, और इन सब के बीच रघुनंदन जी के पास सिर्फ था एक स्टोर, वो भी 200 स्क्वायर फीट का, 4 एम्प्लॉइज, कुछ फ्रूट्स और उनकी एक्सपर्टीज। रघुनंदन जी को पता था कि उन तीनों के पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन फास्ट एक्सपेंड करने के चक्कर में वो नेचुरल चीजें तो यूज कर ही नहीं सकते। बास्किन रॉबिन्स हो या फिर अमूल, सबको बड़े मार्केट को कैप्चर करना था, और बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। और अगर वो फ्रेश फ्रूट्स यूज करते तो उनकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम हो जाती। यानी कि अगर कोई भी ब्रांड फ्रेश फ्रूट्स यूज करता है तो उनकी सेल्फ लाइफ 15-20 दिन हो जाएगी, और सिर्फ 15 दिनों में पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना और उन्हें बेचना इम्पॉसिबल था। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आइसक्रीम नहीं बल्कि आपको फ्रोजन डेजर्ट बेचते हैं। देखो इंडिया में ना आइसक्रीम कहलाने के लिए एटलीस्ट 10% मिल्क फैट होना ही चाहिए, लेकिन फ्रोजन डेजर्ट वेजिटेबल ऑयल से बनता है, और वो वेजिटेबल ऑयल इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू मिल्क फैट, और जल्दी खराब भी नहीं होता है। इसीलिए ब्रांड्स को मास प्रोडक्शन में इसे हेल्प मिलता है। और जहाँ उन ब्रांड्स ने स्केल पे फोकस किया, प्रोडक्शन पे फोकस किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, वहाँ नेचुरल्स ने एक चीज पे फोकस करी कि उनकी यूनिकनेस कैसे बनी रहे। देखो नेचुरल्स क्या करता है, वो हब एंड स्पोक मॉडल पे चलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अभी नेचुरल्स के 170 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, तो हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है, हब में सारी चीजें बनेंगी और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे अमूल का एग्जांपल लें, अमूल के सारे दूध एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां से प्रोसेस होके सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जहाँ प्रोसेस होता है उसे हब बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्पोक बोलते हैं, और इसी को हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। नेचुरल्स ने एक और चीज करी कि जब भी वो देखते थे कि किसी एरिया में उनके मैंगो आइसक्रीम ज्यादा बिक रहे हैं, तो वहाँ उस एरिया में वो मैंगो आइसक्रीम की सप्लाई बढ़ा देते थे ताकि इन्वेंट्री मैनेज हो। और जहाँ मैंगो आइसक्रीम की सप्लाई कम है वहाँ वो सप्लाई कम कर देते थे, जिससे उनका वेस्टेज बहुत कम होता रहा। और ऐसे ही करके उन्होंने 300 करोड़ का ब्रांड बना लिया। इनकी स्टोरी से हमें एक चीज तो पता लगती है कि सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए हमें पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जुनून
होना चाहिए। और कुछ ऐसी ही स्टोरी है लाहौरी जीरा के फाउंडर्स के भी, जिन्होंने कुछ ही साल में 2500 करोड़ का ब्रांड बना दिया और पेप्सी और कोको कोला को बीट कर रहे हैं ये लोग, जो आज तक मुकेश अंबानी नहीं कर पाए अपने कैंपा कोला के साथ। लाहौरी जीरा ने इसे कुछ ही साल में अचीव कर लिया। हमने लाहौरी जीरा की डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक यहाँ पे है, तो ये वीडियो तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।